Good morning, students. I am Dr. Surendra Yadav, Department of Economics, HPS College, Madhepur, Madhubani. Students, in this class, I am going to teach you about cost curves, जिसको हिंदी में लागत वक्र कहते हैं। लागत का अर्थशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उत्पादकों के लिए बहुत ही प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस है। यह स्पष्ट करता है कि कोई फर्म किसी वस्तु का उत्पादन कितना करेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न मात्राओं पर एक ओर तो उसकी प्रति इकाई लागत कितनी है और दूसरी ओर बाजार में उसकी कीमत कितनी है। अर्थात किसी वस्तु की व्यक्तिगत फर्म द्वारा प्रस्तुत पूर्ति उस फर्म के लागत के अनुसार बदलती रहती है। अर्थशास्त्र में लागत शब्द को कई अर्थों में प्रस्तुत किया जाता है, कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। लागत की सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली जो कॉन्सेप्ट है वो है मनी कॉस्ट की, अर्थात मुद्रा लागत की। मुद्रा लागत का अर्थ है कि मुद्रा के रूप में वे सारे भुगतान, वे सारे पेमेंट्स जो कोई उत्पादक अन्य को जो उसे उत्पादन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं उसे देता है। वो उत्पादक द्वारा मुद्रा रूप में श्रमिकों को जो मजदूरी, कच्चा माल की पूर्ति करने वालों की कीमतें, मशीनरी खरीदने के समय आदि जो खर्च करता है वो मुद्रा लागत है। लागत की एक और महत्वपूर्ण धारणा, कॉन्सेप्ट रियल कॉस्ट की है। वस्तु की वास्तविक लागत का भाव, अर्थ उसको उत्पादित करने में परिश्रम करने, त्याग करने और असुविधा एवं दुख उठाने से है। उदाहरण के लिए, मेज बनाने वालों के लिए जंगल से लकड़ी काट कर लाना, मजदूरों को अपना परिश्रम करना पड़ा और उस लकड़ी को चीरने, स्वच्छ करने, वो उससे मेज बनाने में जो कारपेंटर्स ने अपना लेबर किया, मेजें बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए, पूंजी जुटाने के लिए जो इंटरप्रेन्योर अर्थात मालिकों को उपभोग का जो त्याग करना पड़ा, ये सब मेज की वास्तविक रियल कॉस्ट है, अर्थात वास्तविक लागतें हैं। अतः किसी वस्तु की वास्तविक लागत का अर्थ देश के लोगों द्वारा उसके लिए किए गए प्रयत्न, परिश्रम
त्याग आदि है। लागत की एक और कॉन्सेप्ट जिसका अर्थशास्त्र में आजकल बहुत प्रयोग होता है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अल्टरनेटिव कॉस्ट, अर्थात विकल्प त्याग। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी वस्तु की लागत उस वस्तु की उत्पादित करने के लिए किसी अन्य वस्तु का त्याग है जो उन्हीं साधनों से बनाई जा सकती थी जिससे कथित वस्तु बनाई गई है। उदाहरण के लिए, जिन साधनों से मेज बनाई गई है उन्हीं से कुर्सी भी बनाई जा सकती थी। अतः मेज बनाने का विकल्प त्याग हुआ। दूसरा उदाहरण है कि किसी विद्यार्थी के पास 3 रुपए है और वह इस राशि से या तो एक पुस्तक खरीद सकता है अथवा वह सिनेमा देख सकता है। अगर मान के चलते हैं कि वह सिनेमा देखने जाता है तो उसके लिए सिनेमा देखने की कीमत अथवा वह लागत वह है जो उसे सिनेमा जाने के लिए त्यागना पड़ा है। अर्थात वह पुस्तक जो वह उन रुपयों से ले सकता था उसको उन्होंने त्याग किया। इसी प्रकार जब कोई कृषि मजदूर गांव छोड़कर नगर में किसी औद्योगिक फर्म में 100 रुपये मासिक पर काम करने लगता है तो उसके लिए विकल्प त्याग वह राशि है जो वह कृषि मजदूरी करके कमा रहा था। इसी प्रकार पूंजी की विकल्प लागत है। लागत के विषय में 2 और धारणाएं भी हैं। वो हैं विहित लागत, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और निहित लागत, इम्प्लिसिट कॉस्ट। जिन लागतों का फर्म भुगतान करती है वे उसकी विहित या स्पष्ट लागतें कहलाती है। सपोज कच्चे माल की कीमत, मजदूरों की मजदूरी, पूंजी का ब्याज और प्रबंधकों आदि अस्थायी कर्मचारियों के वेतन आदि। ये लागतें उत्पादक को बाहर चुकानी पड़ती है। निहित लागतें या इम्प्लिसिट कॉस्ट वे खर्च हैं जो उत्पादन की लागत में सम्मिलित तो करनी चाहिए परंतु उत्पादक को किसी और को नहीं चुकानी पड़ती है। वह मालिक स्वयं करता है किन्हीं दूसरों को नहीं देता। जैसे वह स्वयं काम करता है परंतु अपने आप को कोई वेतन नहीं देता है। अपनी पूंजी व्यवसाय में लगाता है पर उसका ब्याज वह नहीं लेता है। यदि दुकान की इमारत उसकी अपनी है तो उसका वह किराया नहीं लेता है। अल्पकाल में स्थिर लागतें तथा परिवर्तनशील लागतें, कॉस्ट्स इन शॉर्ट रन, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कुछ
कुछ उत्पादन के साधन ऐसे हैं जिनको उत्पादन के स्तर के अनुसार बदला जा सकता है। इस प्रकार यदि एक फर्म अपना उत्पादन बढ़ाना चाहती है तो ऐसा वह अधिक मात्रा में श्रमिकों, कच्चा माल, रसायन आदि का उपयोग करके कर सकती है। अतः श्रम, कच्चा माल, रासायनिक पदार्थ आदि ऐसे साधन हैं जो कि उत्पादन की मात्रा बदलने पर आसानी से बदले जा सकते हैं। ऐसे साधनों को घटते बढ़ते अथवा परिवर्तनशील साधन, वेरिएबल्स फैक्टर्स कहते हैं। दूसरी ओर ऐसे साधन भी हैं जैसे मशीनें अथवा पूंजी, उपकरण, फैक्ट्री की इमारत, उच्च प्रबंध अधिकारी आदि, जो कि इतनी सरलता से घटाए बढ़ाए नहीं जा सकते। उनमें घटबढ़ करने या घटाने बढ़ाने करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। किसी फैक्ट्री की इमारत का विस्तार करने के लिए अथवा फैक्ट्री की नई इमारत बनाने के लिए जिसका क्षेत्रफल और अथवा क्षमता अधिक हो, काफी समय लगता है। इसी तरह नई मशीनरी को खरीदने तथा उसको स्थापित करने के लिए जो भी समय लगता है वो भी परिवर्तनशील वेरिएबल फैक्टर में आते हैं। कच्चा माल, श्रमिक, साधन आदि जिन्हें उत्पादन में परिवर्तन के अनुसार आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है को परिवर्तनशील साधन कहा जाता है। और पूंजी, उपकरण, प्लांट, इमारत आदि जैसे साधन जिनको आसानी से घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता और जिनकी मात्रा बदलने के लिए अधिक समय लगता है को स्थिर साधन अर्थात फिक्स्ड फैक्टर कहा जाता है। परिवर्तनशील साधन और साधनों में अंतर के अनुरूप ही अर्थशास्त्री अल्पकाल तथा दीर्घकाल, कम समय में तथा लंबे समय में अंतर करते हैं, फर्केशन करते हैं। अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें उत्पादन को परिवर्तनशील साधनों जैसे कि श्रम, कच्चा माल, रासायनिक पदार्थ आदि में परिवर्तन करके घटाया बढ़ाया जा सकता है। अल्पकाल के जो टाइम बाउंडेशन होता है उसमें साधनों जैसे कि मशीनें अथवा पूंजी से संबंधित उपकरण, फैक्ट्री की इमारत आदि की मात्राएं उत्पादन में परिवर्तन करने के लिए घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती है। अतः शॉर्ट रन में फर्म तथा नया संयंत्र को त्याग सकती है यदि अल्पकाल में फर्म अपना उत्पादन बढ़ाना चाहती है, तो वह ऐसा श्रम तथा कच्चे माल आदि को बढ़ाकर ही कर सकती है। अल्पकाल में वह अपने वर्तमान संयंत्र की क्षमता बढ़ाकर अथवा अधिक क्षमता के लिए नया संयंत्र लगाकर उत्पादन को नहीं बढ़ा सकती है। अतः अल्पकाल वह समय अवधि है जिसमें केवल परिवर्तनशील
साधनों को ही घटाया बढ़ाया जा सकता है, जबकि स्थिर साधनों की मात्राएं स्थिर एवं अपरिवर्तित रहती है। दूसरी ओर दीर्घकाल लॉन्ग रन वो समय अवधि है जिसमें सभी साधनों की मात्राओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकाल में सभी साधन घटाए बढ़ाए न जा सकने के कारण इसमें अल्पकाल की भांति स्थिर और परिवर्तनशील साधनों में अंतर नहीं होता। दीर्घकाल में उत्पादन को न केवल श्रम और कच्चे माल के अधिक प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है, बल्कि ऐसा वर्तमान संयंत्र के आकार में विस्तार करने अथवा श्रमिक या अधिक उत्पादन क्षमता वाला नया संयंत्र स्थापित करके किया जा सकता है। ये गौरतलब की बात है कि अर्थशास्त्र में संयंत्र शब्द का अर्थ स्थिर साधनों जैसे कि फैक्ट्री की इमारत, उसमें प्रस्थापित मशीनरी तथा मैनेजर द्वारा संगठन आदि की समुच्चय से होता है। स्थिर साधनों और परिवर्तनशील साधनों द्वारा अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर व्याख्या करने के बाद हम स्थिर लागतों तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर स्पष्ट करने की स्थिति में हैं। कुल लागत स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों का ही जोड़ होता है। स्थिर लागतों में वे लागतें सम्मिलित होती हैं जो उत्पादन की मात्रा से अलग होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जो उत्पादन में परिवर्तन करने से नहीं बदलती है। ये स्थिर लागतें एक स्थिर मात्रा को व्यक्त करती है, एक स्थिर मात्रा को दर्शाती है, जिसे अल्पकाल में फर्म को उठाना ही पड़ता है, चाहे उसका उत्पादन कम हो अथवा अधिक। यदि अल्पकाल में फर्म कुछ समय के लिए उत्पादन बंद भी कर दे तो फिर भी उसे ये स्थिर लागत सहन करनी पड़ेगी। ऐसी लागतों को ओवरहेड कॉस्ट, ऊपरी लागतें भी कहते हैं, और इनमें इमारत का किराया, बीमा की फी, मशीनरी आदि की मूल्यह्रास की लागतें, संपत्ति कर, पूंजी पर ब्याज, प्रबंधक का वेतन, चौकीदार, मजदूरी आदि सम्मिलित होती है। इस प्रकार स्थिर लागतें वे लागतें हैं जिनको उत्पादन के स्थिर साधनों पर उठाना पड़ता है और जिनकी मात्रा अल्पकाल में नहीं बदलती है। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। हमने विस्तार पूर्वक कॉस्ट कर्व्स के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।